पिछले कई दिनों से खबरों का बाजार गर्म है कि पश्चिम बंगाल का विभाजन होने वाला है। क्या है इसके कानूनी पहलू, आज हम जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज का हमारा प्रश्न है कि क्या पश्चिम बंगाल का विभाजन होने वाला है। बड़ा प्रश्न ये है कि केंद्र सरकार के पास ऐसी कौन सी शक्तियाँ हैं जिससे वो किसी राज्य के बाउंड्रीज़ को तब्दील कर सकती है। हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से, महीनों से कह सकते हैं कि केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार के बीच में तनातनी चरम पे है। ये तनातनी चुनाव के समय में अपने उत्कर्ष पे थी और उसके बाद, चुनाव के बाद हुए हिंसा में जो राज्यपाल, जिस तरह से राज्यपाल जगदीप धनखड़ और ममता बनर्जी की सरकार आमने सामने है, ये सबको पता है कि पश्चिम बंगाल में परिस्थितियां सामान्य नहीं हैं। राज्यपाल की रिपोर्ट और उसके बाद गृह मंत्रालय की टीम जिन्होंने हिंसाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया, उनकी रिपोर्ट में भी उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार पर ये आरोप लगाए हैं कि उन्होंने हिंसा को रोकने के लिए समुचित प्रयास नहीं किया है। ये तो रही परिस्थितियाँ पश्चिम बंगाल की। अब ये देखते हैं कि पश्चिम बंगाल में विभाजन की पृष्ठभूमि कितनी पुरानी है। सबसे पहले जब हम इतिहास में जाते हैं तो हम देखते हैं कि 1905 में सबसे पहले बंगाल का विभाजन हुआ था और बंगाल के दो टुकड़े कर पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल बनाए गए थे। ये विभाजन मजहब के आधार पर हुआ था। पूर्वी बंगाल जो बाद में 1947 में पाकिस्तान बना और पाकिस्तान में रहने के बाद 1971 में उसने पाकिस्तान से मुक्ति पाई और 1971 के युद्ध के बाद वो पाकिस्तान से आज़ाद होकर आज एक स्वतंत्र देश। बंगाल के विभाजन एक बार और हुआ है, वो भी देख लेते हैं। 1936 में बंगाल से उड़ीसा को अलग किया गया था। तो इस तरह से बंगाल की बाउंड्री उस समय भी तब्दील हुई थी। 1947 के बाद जिस स्टेट की आज हम चर्चा कर रहे हैं, जिसे हम पश्चिम बंगाल कहते हैं, उसकी बाउंड्री 1956 में बदली, जब बिहार के कुछ पार्ट्स को पश्चिम बंगाल में ऐड किया गया। तो केंद्र के पास ऐसी कौन सी शक्तियाँ हैं जिससे वो किसी राज्य के बाउंड्रीज़ को तब्दील करती है, उनको मर्ज करती है या उनको छोटा या बड़ा करती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक कानून आया था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। उसमें कई राज्यों की बाउंड्रियाँ तब्दील की गई थी। मसलन मैं एक दो एग्जांपल बता दूँ। जैसे पटियाला को स्टेट ऑफ पंजाब में शामिल किया गया था, उसी तरीके से अजमेर को राजस्थान सूबे में शामिल किया गया था। इसी तरह से महाराष्ट्र में भी कई इलाकों को शामिल किया गया था और जैसे मैंने आपको बताया है कि बिहार के कुछ पार्ट्स पश्चिम बंगाल में शामिल किए गए थे। तो इस तरीके से कई स्टेट्स के बाउंड्री को रीऑर्गेनाइज किया गया था। ये तो एक बात। कौन से कानून हैं जो केंद्र सरकार को ये शक्ति देती है कि वो किसी भी राज्य के बाउंड्री को तब्दील करे? तो ये कानून है भारतीय संविधान की अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में ये दिया गया है कि भारत की सरकार किसी भी नए राज्य को जन्म दे सकती है। मुराद है कि नया राज्य बना सकती है। कैसे बन सकता है ये राज्य? दो राज्यों को मर्ज करके, दो राज्यों को मिला के, या दो राज्यों के छोटे छोटे पार्ट को मिलाकर, या एक राज्य में दूसरे राज्य के एक पार्ट को मिलाकर, या एक राज्य के विभाजन करके, या एक राज्य में किसी यूनियन टेरिटरी को जोड़कर, या एक राज्य के किसी पार्ट में यूनियन टेरिटरी को जोड़कर। इस तरह के तरीक़ों से कोई भी एक नए राज्य का जन्म हो सकता है या दो राज्यों का विलय करके एक नया राज्य बनाया जा सकता है। केंद्र सरकार को, मतलब पार्लियामेंट को, ये शक्तियाँ प्राप्त है कि वो किसी भी राज्य की बाउंड्री को बढ़ा सकती है। जैसा हमने देखा कि पश्चिम बंगाल की बाउंड्री 1956 में बढ़ी थी। किसी भी राज्य की बाउंड्री को कम कर सकती है, किसी भी राज्य की बाउंड्री को अल्टर कर सकती है, किसी भी राज्य के नाम को बदल सकती है, उसका नाम कुछ और भी रखा जा सकता है। तो इस तरह से केंद्र के पास असीमित शक्तियाँ हैं जो कि वो किसी भी राज्य की बाउंड्री को तब्दील करे। आगे देखते हैं कि इन शक्तियों का प्रयोग करने के स्टेप्स क्या क्या है। ये केंद्र सरकार हमेशा, ये जो बिल होगा ये राष्ट्रपति के रिकमेंडेशन से ही संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। संसद के किसी भी हाउस में राष्ट्रपति के रिकमेंडेशन से प्रस्तुत किया जाएगा। हम सब जानते हैं कि राष्ट्रपति जो होते हैं वो कैबिनेट के सुझाव पे काम करते हैं, तो कैबिनेट उनको रिक्वेस्ट करती है और ये बिल उनको देती है। राष्ट्रपति क्या करते हैं? राष्ट्रपति इस बिल को उस स्टेट के लेजिस्लेचर के पास भेज देते हैं। अगर एक स्टेट इन्वॉल्व है, मुराद के तौर पे, अगर एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि आज अगर पश्चिम बंगाल का विभाजन हो रहा है 2 टुकड़ों में, 3 टुकड़ों में या 4 टुकड़ों में, तो पश्चिम बंगाल के लेजिस्लेचर को भेजा जाएगा। किंतु अगर पश्चिम बंगाल का कोई पार्ट और बिहार का कोई पार्ट को मिला के एक नया राज्य बनाया जा रहा है तो बिहार के लेजिस्लेचर को भी भेजा जाएगा। मतलब जो भी स्टेट इन्वॉल्व होंगे उनके लेजिस्लेचर को ये बिल राज्यपाल भेज देते हैं। उनके व्यूज़ और ओपिनियन के लिए एक समय तय कर देते हैं। उस समय में उनके व्यूज़ और ओपिनियन आ जाते हैं तो ठीक है, नहीं होता है तो उनके
उस समय को बढ़ा सकते हैं। अगर उनके उसके बाद भी उनके व्यूज़ और ओपिनियन नहीं आते हैं, या उनके व्यूज़ और ओपिनियन तो आते हैं किंतु वो सहमत नहीं हैं केंद्र के प्रस्ताव से, तो भी पार्लियामेंट के पास शक्तियां हैं कि वो राज्य के प्रस्ताव को, सुझाव को न माने। अगर वो अपोजिशन में भी हैं, अगर वो नहीं भी चाहते हैं, तब भी केंद्र के पास ये शक्तियां हैं कि वो अपने प्रस्ताव के हिसाब से कार्य करें। गुजरात स्टेट को जब अलग स्टेट बनाया गया महाराष्ट्र से, तो ये मामला बॉम्बे हाई कोर्ट में गया था। बाबूलाल परांते वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे का केस है। उसमें उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया था कि लेजिस्लेचर की ओपिनियन नहीं ली गई, लेजिस्लेचर की व्यू नहीं ली गई। कोर्ट ने उनकी पिटिशन डिसमिस की थी और ये कहा था कि लेजिस्लेचर की व्यू को मानना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि वो सहमत हों तभी केंद्र इस तरह की कार्रवाई करे। तो परिस्थितियां जो भी हो, किसी भी राज्य के विभाजन के लिए केंद्र सरकार के पास असीमित शक्तियां हैं। तो अब देखते हैं कि पश्चिम बंगाल का विभाजन होता है या नहीं होता है। परंतु आज का हमारा ये टॉपिक था कि केंद्र के पास क्या क्या शक्तियाँ हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं इस तरह के किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।